यूरोप है। हम्म कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एक गरीब किसान जंगल में जाता है। हाँ, जाहिर है, खुद को और अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए। बिल्कुल। वो वहां से जमीन पर गिरी हुई कुछ सूखी लकड़ियां बीनकर घर ले आता है। और ये कोई नई बात नहीं थी, सदियों से पीढ़ियां यही करती आ रही थीं। सही बात है, ये उनका एक तरह से अघोषित व्यावहारिक अधिकार था। हाँ, लेकिन अचानक एक दिन पुलिस आती है और उस किसान को गिरफ्तार कर लेती है। उसे बताया जाता है कि अब से जंगल से लकड़ी उठाना एक चोरी है, एक बहुत बड़ा अपराध है। और वो भी रातों रात। बिल्कुल, क्योंकि रातों रात एक नया कानून पास हुआ और वो जंगल अब किसी रसूखदार व्यक्ति की निजी संपत्ति बन गया है। तो सदियों पुराना हक अचानक अपराध बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन ने एक कागज पर मोहर लगा दी। हाँ, ये सुनने में काफी दर्दनाक लगता है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। और ये जो घटना है ना, ये इस बात का बहुत विषय यही है। हम अक्सर प्रशासन, या जैसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसे सिर्फ सरकारी दफ्तरों, उबाऊ फाइलों और लाल फीताशाही के चश्मे से देखते हैं। हमें लगता है कि ये बस एक न्यूट्रल सी मशीन है। बिल्कुल, एक तटस्थ मशीन जो बस समाज को चलाने के लिए बनी है। लेकिन आज हम इस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज की ये चर्चा विशेष रूप से हमारे उन श्रोताओं के लिए तैयार की गई है जिन्हें कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे महान विचारकों के भारी भरकम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बीच का असल सच समझना है, जो कि बहुत जरूरी है। ये एग्जैक्टली। अगर किसी परीक्षा में एक शानदार और गहराई से भरा उत्तर लिखना हो, मान लीजिए 500 से 1000 शब्दों का एक पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन तैयार करना हो, तो आज का ये विश्लेषण उस पूरे वैचारिक ढांचे को तैयार करने का काम करेगा। देखिए, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि प्रशासन कभी भी शून्य में काम नहीं करता है। मार्क्स और वेबर दोनों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इस प्रशासनिक ढांचे को अपनी अपनी तरह से परखा। उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये इस बात का सीधा अक्स है कि किसी भी समाज में सत्ता, ताकत और संसाधनों का असल नियंत्रण किसके हाथ में है। तो चलिए उस गरीब किसान और सूखी लकड़ियों वाली कहानी पर वापस लौटते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे पहले विचारक कार्ल मार्क्स की एंट्री होती है। हाँ, मार्क्स का शुरुआती दौर। हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो बताते हैं कि 1840 के दशक में मार्क्स डी राइनिश साइटुंग नाम के एक अखबार के मुख्य संपादक थे। बिल्कुल। और वहां उन्होंने लॉ ऑन थ्रेफ्ट्स ऑफ वुड, यानी लकड़ी चोरी के कानून पर बहुत तीखे लेख लिखे थे। अब यहां ना मेरे दिमाग में एक शंका आ रही है। कैसी शंका? क्या राज्य का काम ये नहीं है कि वो निष्पक्ष होकर सबके भले के लिए काम करे? फिर प्रशासन ने गरीबों के खिलाफ जाकर उस कानून को इतनी सख्ती से लागू क्यों किया? देखिए, यहीं से मार्क्स का असली विश्लेषण शुरू होता है। यहीं पर मार्क्स ने उस मुखौटे को नोच फेंका जिसे सार्वभौमिक भलाई या यूनिवर्सल गुड कहा जाता है। अच्छा। मार्क्स ने गहराई से विश्लेषण किया कि जब वो नया कानून बना तो नौकरशाही ने बहुत ही फुर्ती से काम किया। उसने पुलिस लगाई, अदालतें बैठाईं और उन किसानों को तुरंत सजा दी। मतलब पूरी मशीनरी चालू हो गई। हाँ, और मार्क्स का तर्क ये था कि राज्य और उसकी नौकरशाही दुनिया के सामने ये दावा करती है कि वो पूरी सोसाइटी के हितों की रक्षा कर रही है, लेकिन असलियत में वो केवल निजी हितों की रक्षा कर रही थी। निजी हितों से मतलब वो संपत्ति के नए मालिक? बिल्कुल। जो समाज का प्रभावशाली वर्ग था, नौकरशाही असल में सिर्फ उनकी तिजोरियों की पहरेदारी कर रही थी। मैं इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी आलीशान सी रिहायशी इमारत है। ठीक है। उस इमारत में एक सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है। उस गार्ड की वर्दी पे लिखा है सोसाइटी का रक्षक। और उसकी जो तनख्वाह है, हाँ। वो इमारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो छोटे फ्लैट वाले हों या बड़े वाले, सब मिलकर दे रहे हैं। सही बात है। लेकिन जब ड्यूटी की बात आती है ना, हाँ। तो वो गार्ड अपना सारा समय और सारी मुस्तैदी सिर्फ उस इमारत के सबसे ऊपर वाले पेंट हाउस में रहने वाले सबसे अमीर व्यक्ति के दरवाजे पर दिखाता है। अरे वाह, ये उपमा बहुत सटीक है ना? बाकी लोगों के घरों में चोरी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स के विचार को ये उपमा बहुत सटीकता से पकड़ती है। मार्क्स के लिए नौकरशाही ठीक वही गार्ड है। और इस गार्ड की एक और खासियत है, ये नहीं चाहता कि कोई उसकी इस वफादारी पर सवाल उठाए। मतलब वो अपनी चोरी छुपाना चाहता है। बिल्कुल। इसीलिए मार्क्स ने फ्री प्रेस एंड स्टेट सेंसरशिप पर भी विस्तार से लिखा। सेंसरशिप वो टूल है जिसके जरिए नौकरशाही ये सुनिश्चित करती है कि राजनीति आम जनता की पहुंच से दूर रहे। ओहो। वो जानकारी को दबा देती है ताकि सत्ता का खेल एक खास वर्ग की निजी जागीर बना रहे और कोई भी उस पेंट हाउस के मालिक और गार्ड के इस गठजोड़ को उजागर ना कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर नौकरशाही इतनी ही पक्षपाती है,
अगर वो सिर्फ ताकतवर लोगों का ही काम कर रही है, तो करोड़ों आम लोग उसे बर्दाश्त क्यों करते हैं? वो कौन सा तर्क है, वो कौन सी कहानी है जो नौकरशाही खुद को सही ठहराने के लिए गढ़ती है? देखिए, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मार्क्स की टक्कर अपने समय के एक और बहुत बड़े दार्शनिक से होती है, और वो थे हीगल। हीगल, हाँ, स्रोतों में इनका जिक्र है, ज्ञान होता है। अच्छा। वो मानते थे कि नौकरशाही इन स्वार्थी हितों को समाज की सामान्य भलाई में बदल देती है। लेकिन मार्क्स ने तो इस बात को एक सिरे से खारिज कर दिया था। मुझे याद आ रहा है, स्रोतों में लिखा है कि हीगल जिसे ज्ञान का भंडार मानते थे, मार्क्स ने उसे अज्ञानता का पदानुक्रम कहा। हाँ, हायरार्की ऑफ इग्नोरेंस। ये शब्द सुनने में बहुत भारी और विरोधाभासी लगता है। मतलब पदानुक्रम या हायरार्की में तो यही माना जाता है ना कि जो ऊपर बैठा है उसे सबसे ज्यादा पता होगा। फिर ये अज्ञानता कैसे हुई? इसे इस तरह से देखिए, मार्क्स ने बताया कि नौकरशाही की जो सीढ़ियां हैं, उनमें एक अजीब तरह का अंधापन है। अंधापन? सबसे ऊपर बैठा है, जो नीतियां बना रहा है, उसे जमीनी हकीकत का कोई ज्ञान नहीं होता। उसे नहीं पता कि सूखी लकड़ी न मिलने पर एक गरीब के घर का चूल्हा कैसे बुझ जाता है। वो बस अपनी फाइलों में जीता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति सबसे नीचे है, जैसे कोई आम इंसान या छोटा कर्मचारी, उसे उन जटिल नियमों और कानूनों के पीछे के असली मकसद का ज्ञान नहीं होता। जो नियम ऊपर से थोपे जा रहे हैं। हाँ, तो ऊपर वाले को जमीन का ज्ञान नहीं और नीचे वाले को सत्ता के खेल का ज्ञान नहीं। इसीलिए मार्क्स ने इसे अज्ञानता का पदानुक्रम कहा है। एक मिनट, अगर ये पूरा ढांचा ही अज्ञानता पर टिका है, तो फिर हम आज भी देखते हैं कि प्रशासन में भर्ती होने के लिए दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। हाँ। हमारे श्रोता भी इस बात से वाकिफ होंगे कि सिविल सेवाओं की परीक्षाएं कितनी जटिल होती हैं। हाँ। तो क्या मार्क्स इन परीक्षाओं को योग्यता का पैमाना नहीं मानते थे? मार्क्स का नजरिया इससे थोड़ा अलग था। उन्होंने निगमीय हितों यानी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स की बात की। कॉर्पोरेट मतलब आज की कंपनियों जैसा? नहीं, यहाँ निगमीय या कॉर्पोरेट का मतलब आज की मल्टीनेशनल कंपनियों से नहीं है, बल्कि एक ऐसे समूह से है जो अपने आप में एक बंद क्लब या गिल्ड की तरह काम करता है। अच्छा, एक एक्सक्लूसिव क्लब। हाँ, नौकरशाही खुद को समाज से अलग और श्रेष्ठ मानती है। मार्क्स के अनुसार ये जो कठिन परीक्षाएं होती हैं, ये असल में किसी की बुद्धिमत्ता या समाज सेवा की भावना जांचने के लिए नहीं होती। फिर किस लिए होती है? ये परीक्षाएं सिर्फ एक औपचारिकता है। मार्क्स ने इन्हें नौकरशाही के क्लब में प्रवेश पाने की एक दीक्षा या बैप्टिज्म कहा है। मतलब ये देखना कि क्या नया आने वाला व्यक्ति उनके क्लब के नियमों के हिसाब से सोचने लगा है या नहीं। एग्जैक्टली। ये देखना कि क्या वो व्यक्ति फाइलों और कागजों की उस कृत्रिम दुनिया को ही असली सच मानने के लिए तैयार है या नहीं। मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही का उद्देश्य राज्य के काम करना नहीं, बल्कि खुद नौकरशाही के अस्तित्व को बनाए रखना हो जाता है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। स्रोतों में मार्क्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब द 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट का जिक्र है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसमें मार्क्स ने फ्रांसीसी समाज की नौकरशाही को एक भयंकर और पराश्रित जाल कहा है। अंग्रेजी में अपॉलिंग एंड पैरासाइटिक मेट। अब पराश्रित जाल का मतलब तो एक ऐसा परजीवी या पैरासाइट हुआ जो किसी दूसरे के शरीर से चिपककर उसका खून चूसता है। क्या प्रशासन सच में समाज का खून चूस रहा था? मार्क्स के शब्दों में नौकरशाही एक ऐसा विशाल और जटिल जाल बन जाता है जो समाज के सभी रोमछिद्रों को बंद कर देता है। बाप रे। मतलब समाज को सांस लेने के लिए भी प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ती है। ये जाल इतना ताकतवर हो जाता है कि इसका मुख्य काम सिर्फ ये जताना रह जाता है कि राज्य बहुत ही तर्कयुक्त या रैशनल है। और इसके बिना दुनिया खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। भले ही वो अंदर से खोखला हो और सिर्फ अमीरों के काम आ रहा हो, लेकिन उसका दिखावा ऐसा होता है जैसे वो समाज के लिए अति आवश्यक है। तो अगर कोई इस चर्चा को सुन रहा है और परीक्षा के लिए मार्क्स के इस पूरे नजरिए को एक वैचारिक ढांचे में ढालना चाहे, तो निष्कर्ष ये निकलेगा। हाँ, निष्कर्ष ये निकलता है कि मार्क्स के लिए नौकरशाही कोई समाज सेवक नहीं है। ये ताकतवर वर्ग का एक टूल है जो सार्वभौमिक भलाई का नाटक करता है, खुद को ज्ञान का ठेकेदार मानता है, लेकिन असल में ये एक परजीवी जाल है जो समाज का दम घोटता है। ये मार्क्स के विचारों का एक बहुत ही सटीक निचोड़ है। 500 से 1000 शब्दों के उत्तर का पहला हिस्सा यहाँ बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मार्क्स की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि प्रशासन एक बहुत बड़ी साजिश है। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन अगर ये सिर्फ एक परजीवी है, अगर ये इतना ही बुरा और अकुशल है, तो आधुनिक राज्य में इसका इतना विकास क्यों हुआ? पूरी दुनिया ने इसे क्यों अपना लिया? क्या ये सब सिर्फ एक धोखा था? यही वो सवाल है जिनके जवाब हमें मार्क्स के पास नहीं मिलते। और यहीं से हमें मैक्स वेबर के नजरिए की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल।
देखिए, मैक्स वेबर ने इतिहास का एक बहुत ही वृहद दृष्टिकोण, एक मैक्रो व्यू लिया। वेबर ये समझना चाहते थे कि इतिहास में ऐसे कौन से भौतिक और सामाजिक कारण थे जिनकी वजह से आधुनिक नौकरशाही का जन्म हुआ। उन्होंने इतिहास को खंगाला। हाँ, और इसके लिए वे मार्क्स की तरह सिर्फ 19वीं सदी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे सीधे प्राचीन रोम के इतिहास में चले गए। उन्होंने जूलियस सीजर, ऑगस्टस और ड्यूलिशन जैसे सम्राटों के शासनकाल का बहुत गहराई से अध्ययन किया। प्राचीन रोम, लेकिन रोम तो अपने साम्राज्य और असीम शक्ति के लिए जाना जाता था। क्या उनका प्रशासन इतना कमजोर था? रोम की सेनाएं बहुत विशाल थीं, साम्राज्य भी बहुत बड़ा था, लेकिन वेबर ने एक बहुत ही बुनियादी खामी पकड़ी। विशाल रोमन साम्राज्य अंततः अपनी नौकरशाही को इसलिए नहीं संभाल पाया क्योंकि उनके पास एक पूंजी अर्थव्यवस्था या मनी इकोनॉमी नहीं थी। पूंजी अर्थव्यवस्था के न होने से प्रशासन का क्या लेना देना? क्या वे अपने अधिकारियों को वेतन नहीं देते थे? रोमन साम्राज्य में वेतन नियमित सिक्कों या पैसे में देने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। कई बार अधिकारियों या सैनिकों को जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे या बस अनाज दे दिया जाता था। वेबर ने कहा कि अगर आपको एक नियम आधारित स्थायी नौकरशाही चलानी है तो उसकी पहली और सबसे बड़ी शर्त है एक विकसित पूंजी अर्थव्यवस्था। मतलब कैश फ्लो होना चाहिए। हाँ, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कर निर्धारण यानी टैक्सेशन की एक स्थायी व्यवस्था कर सके और हर महीने अधिकारियों को नियमित नकद वेतन दे सके। इसे समझने के लिए मैं एक और उपमा देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही विशाल और भारी इंजन है। यही हमारा प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है। अब ये इंजन तब तक नहीं चलेगा और न ही कोई काम करेगा जब तक कि इसमें लगातार और एक समान मात्रा में ईंधन न डाला जाए। ये नियमित ईंधन ही टैक्स और पूंजी है। बहुत खूब। अगर अर्थव्यवस्था से नियमित टैक्स का पैसा नहीं आएगा तो आप इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे को कैसे चलाएंगे? अधिकारी तो अपने मनमाने तरीके से काम करने लगेंगे। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। बिना नियमित धन और वेतन के प्रशासन सिर्फ राजाओं की निजी सनक या उनके सेवकों का एक अनियंत्रित समूह बनकर रह जाएगा। भ्रष्टाचार और मनमानी बढ़ेगी। लेकिन वेबर यहीं नहीं रुके। पैसा तो सिर्फ एक शर्त थी। उन्होंने नौकरशाही के उदय की एक दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण शर्त बताई। वो क्या थी? वो थी एक विशाल मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ का उदय और जन लोकतंत्र। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। क्यों? मार्क्स ने कहा कि नौकरशाही अमीरों का टूल है, लेकिन वेबर कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग ने नौकरशाही को जन्म दिया। मध्यम वर्ग को इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? अरे, बहुत सख्त जरूरत थी। जब यूरोप में व्यापार बढ़ा और मध्यम वर्ग उभरने लगा तो उनके पास संपत्ति आ रही थी, फैक्ट्रियां लग रही थीं। अब अपनी इस नई संपत्ति की रक्षा और व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें एक स्थिर व्यवस्था चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि पुराने जमाने में तो हाँ, राजाओं या सामंतों के राज में कोई नियम तय नहीं था। राजा का जब मन किया उसने किसी भी व्यापारी का माल जब्त कर लिया या मनमाना टैक्स लगा दिया। मतलब मध्यम वर्ग को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए थी। उन्हें पहले से पता होना चाहिए था कि कानून क्या है, ताकि वे अपना व्यापार शांति से कर सकें। एकदम सही। और यहीं पर जन लोकतंत्र या मास डेमोक्रेसी की भूमिका आती है, क्योंकि लोकतंत्र एक बहुत ही बुनियादी मांग करता है कानून के समक्ष समानता, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लोकतंत्र इस बात को नकारता है कि फैसले केस टू केस आधार पर लिए जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आदमी राजा का दोस्त है तो इसके लिए अलग नियम और वो दूसरा आम आदमी है तो उसके लिए अलग नियम। तो वेबर के अनुसार ये नियम आधारित नौकरशाही इसी समानता को सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। वो भावनाओं, व्यक्तिगत रिश्तों या राजा की सनक से नहीं चलती। वो ठंडे निर्जीव नियमों से चलती है जो सबके लिए एक जैसे हैं। हाँ। इसीलिए नए उभरते मध्यम वर्ग और जन लोकतंत्र के लिए नौकरशाही कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ये जरूरी वरदान के समान थी। यही वेबर का मुख्य तर्क था। उन्होंने प्रशासन को सिर्फ शोषण का हथियार नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समानता का एक आवश्यक उत्पाद माना। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, मार्क्स के नजरिए से एकदम अलग। हाँ, ये दोनों अलग अलग ध्रुव हैं। लेकिन स्रोतों में एक और बात है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। वेबर के अनुसार केवल पैसा और लोकतंत्र ही पर्याप्त नहीं थे। सही कहा। इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को, इस नियमों के राज को खड़ा करने के पीछे एक बहुत ही अप्रत्याशित शक्ति काम कर रही थी, और वो था मानव मनोविज्ञान और धर्म। ये मैक्स वेबर के सिद्धांत का शायद सबसे गहरा और दिलचस्प हिस्सा है। वेबर ने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। हाँ,
उन्होंने प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की प्रवृत्ति के बीच एक सीधा संबंध देखा। धर्म और नौकरशाही का संबंध? मैंने इस स्रोत में पढ़ा कि कैसे कैथोलिक वैराग्य से हटकर समाज में सांसारिक तपश्चर्या या वर्ल्डली एसेटिज्म की ओर एक बदलाव आया। ये सांसारिक तपश्चर्या क्या है? देखिए, पहले के समय में माना जाता था कि अगर आपको ईश्वर के करीब जाना है तो आपको ये दुनियादारी छोड़नी होगी, पहाड़ों पर जाना होगा, सन्यासी बनना होगा। बिल्कुल। लेकिन ईसाई धर्म में जब प्रोटेस्टेंट सुधार हुए तो एक नई सोच ने जन्म लिया। लोगों ने मानना शुरू किया कि दुनिया छोड़कर भागने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। बल्कि ईश्वर ने आपको इस दुनिया में जो भी काम सौंपा है, चाहे आप व्यापारी हों, लोहार हों या मुनीम हों, उस काम को पूरी मेहनत, ईमानदारी और कठोर अनुशासन के साथ करना ही सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य है। मतलब कठोर श्रम करना और समय बर्बाद न करना ही ईश्वर की सच्ची इबादत बन गया। जी हाँ, और जब लोगों ने इस सांसारिक तपस्या को अपनाया, जी तोड़ मेहनत की और फालतू ऐशो आराम को पैसा खर्च नहीं किया, तो नतीजा क्या हुआ? पैसा बचने लगा। हाँ, उनके पास पैसा इकट्ठा होने लगा। इसी ने पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को जन्म दिया। और जब पूंजीवाद पनपा, बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियां लगी, तो उन्हें चलाने के लिए भी तो वही अनुशासन चाहिए था। बिल्कुल चाहिए था। आप भगवान भरोसे या बिना नियमों के कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चला सकते। यही वो कड़ी है जो प्रशासन से जुड़ती है। व्यापार और उद्योगों को वस्तुओं के उत्पादन के लिए बेहद कुशल, प्रेडिक्टेबल और स्थिर संगठन की जरूरत थी। उन्होंने जो निगमीय नियम बनाए, जैसे समय पर आना, पदानुक्रम का पालन करना, लिखित रिकॉर्ड रखना, वही नियम धीरे धीरे सार्वजनिक प्रशासन यानी सरकारी नौकरशाही में भी अपना लिए गए। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है कि एक धार्मिक विचार ने, जिसने लोगों को काम के प्रति समर्पित किया, उसने अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवाद को पैदा किया और अंततः आज की कठोर नियम आधारित नौकरशाही को जन्म दे दिया। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद वेबर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जो इतिहास में इंसान के भरोसे के विकास को दर्शाता है। वेबर ने शासन या सत्ता के 3 प्रकार बताए। 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग आखिर सत्ता की आज्ञा मानते क्यों हैं। तो चलिए इन 3 प्रकार की सत्ताओं पर बात करते हैं। लोग राजाओं को छोड़कर कागजों और नियमों पर भरोसा क्यों करने लगे? पहला प्रकार बताया गया है करिश्माई या कैरिज्मेटिक सत्ता। करिश्माई सत्ता किसी नियम पर नहीं, बल्कि एक नेता के जादुई और आकर्षक व्यक्तित्व पर टिकी होती है। लोग उसकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें उस व्यक्ति में कोई दैवीय शक्ति या असाधारण गुण दिखाई देता है। इस तरह के शासन में कोई भी मजबूत प्रशासनिक तंत्र नहीं होता, सिर्फ भक्त होते हैं। हाँ, नेता के कुछ अनुयायी या शिष्य होते हैं जो काम संभालते हैं, लेकिन ये बहुत अस्थिर होता है क्योंकि नेता की मृत्यु के साथ ही या उसका जादू खत्म होते ही ये तंत्र बिखर जाता है। फिर मानव समाज दूसरे प्रकार की ओर बढ़ा। क्या? परंपरागत या ट्रेडिशनल सत्ता। ये भूतकाल की परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है, जैसे सदियों से चले आ रहे राजा महाराजाओं का शासन। यहाँ लोग इसलिए आज्ञा मानते हैं क्योंकि पीढ़ियों से ऐसा ही चला आ रहा है। इसमें कोई मेरिट या योग्यता का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस प्रशासन में राजा के व्यक्तिगत सेवक, उसके रिश्तेदार या सामंती प्रशासक होते हैं। जो राजा का करीबी, वही सबसे बड़ा अधिकारी। और तीसरा, जो आधुनिक समाज का आधार है, कानूनी या लीगल सत्ता। यही वो सत्ता है जिस पर आधुनिक दुनिया और हमारी नौकरशाही टिकी है। यहाँ लोग किसी व्यक्ति के करिश्मे या किसी पुरानी परंपरा के कारण आज्ञा नहीं मानते। तो क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें कानूनों की न्यायपूर्ण प्रक्रिया में विश्वास होता है। वे मानते हैं कि नियम तर्क संगत है और इस कानूनी सत्ता का जो प्रशासनिक तंत्र है वही नौकरशाही है। ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, ये व्यक्तित्व शून्य यानी इम्पर्सनल नियमों, योग्यताओं और पदानुक्रम से चलती है। मतलब इस व्यवस्था में कुर्सी महत्वपूर्ण है, उस पर बैठा इंसान नहीं। नियम तय करेंगे कि कौन क्या करेगा, ना कि कोई राजा या नेता। और वेबर के अनुसार यही नौकरशाही का सबसे बड़ा गुण था, उसकी निष्पक्षता। वेबर का ये विश्लेषण ये साबित करता है कि नौकरशाही का जन्म केवल कुछ अमीरों की साजिश नहीं था, बल्कि ये एक नए प्रकार की वैधता, जिसे लीगल रैशनल लेजिटिमेसी कहते हैं, उसमें लोगों के बदलते विश्वास का परिणाम था। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य वैचारिक सूत्रों को समेट लें। हाँ, ताकि हमारे श्रोता उस उत्तर को ठीक से फ्रेम कर सकें। बिल्कुल।
हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्हें इन दोनों विचारकों के दृष्टिकोण से एक मजबूत विश्लेषणात्मक ढांचा तैयार करना है, ये तुलना अब बहुत स्पष्ट हो चुकी है। कार्ल मार्क्स के लिए प्रशासन और नौकरशाही समाज के वर्चस्वशाली वर्ग का एक ऐसा उपकरण है जो आम जनता का शोषण करता है। वो नियमों के नाम पर गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करता है और दुनिया के सामने सार्वभौमिक भलाई का मुखौटा पहनता है। और वहीं दूसरी ओर मैक्स वेबर के लिए नौकरशाही एक आवश्यक ऐतिहासिक विकास है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय, मध्यम वर्ग और जन लोकतंत्र की समानता की मांग का नतीजा है। और करिश्माई या परंपरागत सत्ता से हटकर कानूनी तर्कसंगत सत्ता की ओर मानव समाज के कदम बढ़ाने का परिणाम है। वेबर के अनुसार बिना एक कुशल नौकरशाही के एक आधुनिक समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन दोनों विचारकों ने अपनी अपनी जगह प्रशासन की जिस सच्चाई को पकड़ा है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी हम प्रशासन में मार्क्स का वो अज्ञानता का पदानुक्रम देखते हैं जहां ऊपर बैठे अधिकारी को जमीन की हकीकत नहीं पता होती। और साथ ही वेबर का वो कानूनी ढांचा भी देखते हैं जो समाज को एक व्यवस्थित तरीके से चला रहा है। ये इतिहास और समाजशास्त्र का एक ऐसा संगम है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया चश्मा देता है। एकदम सही बात है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक नया विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा। बताइए। हमने देखा कि वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई, करिश्माई, परंपरागत और अंततः कानूनी सत्ता, जहां इंसान कागजों और नियमों पर भरोसा करने लगा। लेकिन आज के इस तकनीकी युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का दायरा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जब कंप्यूटर प्रोग्राम और जटिल एल्गोरिदम्स ये तय करने लगे हैं कि किसे लोन मिलेगा, कौन सी सरकारी सुविधा किसे दी जाएगी या प्रशासन की नीतियां कैसी होंगी, हाँ, ये तो आजकल हो ही रहा है। तो क्या हम एक चौथे प्रकार की सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं? क्या इसे हम एल्गोरिदमिक सत्ता या एल्गोरिदमिक अथॉरिटी कह सकते हैं? एक ऐसी व्यवस्था जहां नियम कोई इंसान नहीं, कोई राजनेता नहीं, बल्कि एक अनदेखा डेटा और कोड तय कर रहा है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। और अगर ऐसा है तो वो जो धूल खाती पुरानी फाइलें थी वो तो शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन उन फाइलों के पीछे की असली ताकत, जिसके बारे में मार्क्स और वेबर ने बात की थी, वो ताकत अब किसके हाथ में जाएगी? क्या बात है? क्या वो इंसान के हाथ में रहेगी या किसी मशीन के कोड के हाथ में? और क्या वो एल्गोरिदम सच में तटस्थ होगा या वो भी किसी नए वर्चस्वशाली वर्ग के हितों का ही मुखौटा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में समाज और प्रशासन के पूरे अर्थ को ही बदल सकता है। वाकई। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विश्लेषण सुनते रहिए और नई चीजों को समझते रहिए।